अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको कोई ग्राफ गिवन है इस तरह का, तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, ये सारा एरिया आप निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में ये ट्रायंगल बना है, तो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वो हो जाएगा वर्क डन। अब जैसे अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर वो शेप कुछ इस तरह से हो जाती है, जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब आपको वर्क डन किस तरह से निकालना है अब हम वो सीखेंगे। इस तरह का कर्व है कोई, देखिए जो टॉपिक का नाम है वो है वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। ये जो कर्व है इसमें भी आपका फोर्स वेरी कर रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, और इस वाले कर्व में भी आपका जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। दोनों में फर्क ये है कि इसकी जो शेप है वो एक रेगुलर शेप है, उसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। ये शेप इस तरह से भी हो सकती है, तो ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर शेप आ जाए जिसका एरिया आप ना निकाल पाए, तो उसके लिए एक बहुत इजी सा तरीका है इंटीग्रेशन का। तो वो क्या होता है अब हम वो देखेंगे बेटा। देखिए सपोज ये डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं आर से शो कर देता हूं, इधर फोर्स उसे एफ से शो कर रहा हूं। कर्व की शेप कुछ इस तरह से जा रही है। अब मैं क्या करता हूं, मान लिया ये वाली पोजीशन जो है वो, ये कर्व हमारा ए है, यहां से लेके यहां तक बी है, ये वाली पोजीशन एक्स ए है, और ये वाली जो पोजीशन है सपोज वो एक्स बी है, इसको आर की जगह एक्स ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूं छोटी सी। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो है dx, और इस मोमेंट पे जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो है सपोज F। मान लिया इस स्ट्रिप का नाम रख देते हैं PQRS, ठीक है। तो F फोर्स से बॉडी को अगर dx डिस्प्लेस करना हो तो जो स्मॉल वर्क डन होगा उसे मैं dw से शो करता हूं, और dw हो जाएगा F इंटू dx। अब जो F इंटू dx है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS, ये स्मॉल वर्क डन है। अब ये जो पूरा एरिया है वो ऐसी ऐसी कई सारी स्ट्रिप से मिलके बना हुआ हम मान सकते हैं। हमें क्या चाहिए, इस कर्व का पूरा एरिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो वर्क डन होता है वो पूरे एरिया के बराबर होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे सारे एरियाज को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो टोटल वर्क है ए से लेके बी तक बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए वो होगा इस तरह के जितने भी स्मॉल वर्क डन होंगे उन सब का इंटीग्रेशन। यानी कि जो छोटे छोटे वर्क कर रहे हैं हम यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां, उन सबको ऐड कर दो। और जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो और अमाउंट छोटा हो, यानी कि जैसे इसमें क्या है हमारे पास बहुत सारे एरियाज आ जाएंगे लेकिन सब छोटे छोटे एरिया हैं, जब भी ऐसा होता है और ऐसा एडिशन होता है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना। तो ये जो छोटे छोटे DW वर्क हैं हमने उनको इंटीग्रेट कर दिया यानी कि जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन FDX। अब FDX तो वैल्यू इसकी थी, लेकिन वो हमें कहां से कहां तक करना है, हमारी लिमिट है फ्रॉम XA टू XB, तो यहां वो लिमिट आ जाएगी XA टू XB। एंड व्हाट इज इट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व AB XB XA A से लेके B जाओ, B से लेके XB आओ, XB से XA और फिर वापिस A। ये जो पूरा कर्व बना ये इसका एरिया आ जाएगा। इट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इस तरह से वर्क डन निकालना होता है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे हम इसका, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा।
ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 4 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F, और F की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब ये वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। कैसे है, आप x की वैल्यू बदलते चले जाओ। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी कि एक जैसी नहीं आएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास, हमें पता है W इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन F dx, और x की लोअर लिमिट जैसे हमने एक्स ए और एक्स बी लिखा था यहाँ पे, वो हमारे पास एक्स ए और एक्स बी कितना कितना है 0 और 4। तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 0 to 4। अब आपने इससे पहले वाली यूनिट में कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए होंगे, वो हम यहां यूज करेंगे। अगर आपने नहीं भी किए हैं तो मैं यहां पे उसको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए f की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां लिखेंगे dx। लिमिट है 0 से लेके और 4 तक। अब हम इनको अलग अलग तोड़ देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 5 dx माइनस ये वाला माइनस इंटीग्रेशन 2x dx, बल्कि इस 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं 0 से लेके 4 तक। ऐसे ही हम इस 3 को बाहर ले लेंगे, प्लस 3x स्क्वायर dx 0 से लेके 4 तक। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस 5 को भी मैं बाहर लिख लेता हूं। dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा 5x लिमिट 0 से 4 तक माइनस 2x dx। ध्यान दीजिए, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, x पावर n dx। जब इस तरह का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, तो उसको, और मान लिया a से लेके b तक लिमिट है, तो इसको लिखा जा सकता है x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और लिमिट यहां आ जाती है a से लेके b तक। उसके बाद इसमें एक बार x की जगह b रख देंगे, फिर माइनस इसी फॉर्मूले के अंदर x की जगह a रख देंगे और वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे अगर मैं यहां देखूं, मेरे पास पावर कुछ नहीं है, तो मैं उसे 1 मानूंगा, तो इट विल बी 2x पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके 4 तक। इसी तरह से 3, यहां 2 पावर है, तो x पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, 0 से लेके 4 तक। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं, 5x अपर लिमिट यानी कि 4 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 माइनस 2, एक तरह से एक्स स्क्वायर बाय 2 था ना, तो इसको मैं यही लिख देता हूं एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसको लिख देता हूं एक्स क्यूब बाय 3। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, ऐसे ही प्लस 3 4 क्यूब बाय 3 माइनस 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 रह जाएगा, माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो अगर हम 20, ये प्लस का होगा, 20 माइनस 16 देखें तो 4 आ जाएगा, प्लस 64। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 68 यूनिट्स। 68 यूनिट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर वो डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में देता, मीटर ही ले लेते हैं, न्यूटन मीटर, तो ये यूनिट जो है वो आ जाती हैं जूल, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो न्यूटन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, तो न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कह सकते हैं। इस तरह से आप ये जो वेरिएबल फोर्स है उसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ लिमिट चेंज की है और यहां माइनस का प्लस किया है, तो W इज इक्वल टू लिमिट 2 to 4 एफ डी एक्स हो जाएगा, यानी कि 2 to 4 7 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर dx। ये साइन भी हमने चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 7 dx, कहां से कहां तक 2 से 4 तक,
प्लस 2x dx 2 से 4 तक माइनस 3x स्क्वायर dx 2 से 4 तक, इसकी लिमिट आ जाएगी, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2 to 4 प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 2 to 4 माइनस ये 3 1 पावर ऐड हो जाएगी तो x क्यूब बाय नीचे वही पावर 3 2 to 4 ये कैंसिल और अब हमारे पास आ जाएगा 7 into 4 minus 2 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं और वही आ जाती हैं 7 into 2 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 और माइनस 64 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 12 और माइनस में 56, तो 26 माइनस 56 यानी कि माइनस 30 जूल, ये आपका आंसर आएगा। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पावर। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब ये होता है कि कितनी स्पीड से वो चीज हो रही है। जैसे मान लिया कोई मशीन t टाइम में w वर्क करती है तो 1 में कितना करेगी, w बाय टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर। तो यानी कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वो बाय अस हो बाय मशीन हो, जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है ये उसकी पावर है। अब उसके हिसाब से अगर हम यूनिट देखें, यूनिट्स ऑफ पावर वो क्या होंगी, जूल बाय सेकंड, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम, और इसको हम वाट भी बोलते हैं। तो पावर की यूनिट जो है वो वाट होती है और वाट इज इक्वल टू जूल बाय सेकंड लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। तो किसी डिवाइस की पावर 1 वाट होगी अगर वो 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर पाता है। तो द पावर ऑफ ए डिवाइस is 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second। 1 सेकंड में अगर वो डिवाइस 1 जूल वर्क करती है तो उसकी पावर हम 1 वाट कहेंगे। इससे बड़ी यूनिट भी होती हैं, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट हो सकते हैं और 1 मेगावाट उसे 10⁻⁶ वाट से लिखा जा सकता है। इसके अलावा पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर दैट इज 746 वॉट। अगर आप अपने खेतों में देखें तो जो मोटर वगैरह होती हैं वो हॉर्स पावर की यूनिट्स में आती हैं। हाफ हॉर्स पावर या 1 हॉर्स पावर या 1.5 हॉर्स पावर की मशीन्स होती हैं। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब है 746 वॉट। अगले टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है और जो पावर था वो रेट ऑफ डूइंग वर्क था, तो दोनों सेम चीजें नहीं है। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज के अंदर जो कुछ काम करने की क्षमता है, अब वो क्षमता उसकी गति के कारण हो सकती है, उसकी स्थिति के कारण हो सकती है, जिस पोजीशन पे वो है। जैसे मान लिया किसी हाइट पे कोई ईंट रखी है और गली में चोर आया, बाई चांस किसी के हाथ से ही ईंट गिर गई, उसके चोर के सिर पे लग गई, तो वो जो ईंट ने अपना काम किया वो इस वजह से किया क्योंकि हाइट पे था, यानी कि हाइट के कारण उस ईंट में कुछ वर्क करने की कैपेबिलिटी थी और उसने वो वर्क कर दिया, चोर का सिर तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी चीज के अंदर अपनी पोजीशन के कारण,
अपनी स्पीड के कारण जो वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, जरूरी नहीं है स्पीड और हाइट हो, और भी चीजें हो सकती हैं, मतलब क्या है, वर्क करने की कोई ना कोई कैपेबिलिटी एनर्जी कहलाती है। यहां पे वैसे तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो वर्क है वो जिस एनर्जी में यहां पे कन्वर्ट हो रहा है वो मैकेनिकल में हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी के फर्दर दो टाइप हैं, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो हम जो बात आज करने वाले हैं वो सिर्फ काइनेटिक की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास इसके, जैसे अगर हम शूट करते हैं तो जो बुलेट है वो अपना टारगेट पेनिट्रेट कर देती है उसकी स्पीड के कारण। अगर वही बुलेट टारगेट पे आके ऐसे लगे बहुत ही आराम से, तो क्या वो उसे पेनिट्रेट कर पाएगी? नहीं। इसका मतलब जो बुलेट में वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो उसकी स्पीड के कारण है। तो ऐसे जितनी भी चीजों में स्पीड के कारण एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है बेटा? वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसके अलावा जैसे विंड होती है, विंड मूविंग एयर को कहते हैं, तो जब वो मूव करती है तब उसमें मोशन के कारण जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो भी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन क्या आएगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ध्यान दीजिए, बेसिकली वर्क से ही एनर्जी आती है। कोई बॉडी पे वर्क किया जाएगा तो वो मूव करने लग जाएगी। जैसे अगर मैं किसी चीज को पुश करता हूं और उसे कोई रोक नहीं रहा तो वो चल पड़ेगी। इसका मतलब मेरे वर्क करने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब अगर मान लिया एक बॉडी में एक्सेलरेशन ए है और वो एस डिस्प्लेस करती है, तो उसकी वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अगर u 0 है। तो हमें पता है एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू uas। यहां से a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2s। अब हमें पता है जो वर्क डन है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाय 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और मैंने भी बताया यही वर्क क्या होता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और यहां भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नेक्स्ट मेथड है वो इंटीग्रेशन मेथड है। हमें पता है स्मॉल वर्क डन था F इंटू डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एम ए डी एक्स, और a को लिखा जा सकता है m डी वी। अगर आपको याद हो हमने एक्सप्रेशन लिखा था a की जगह v डी वी बाय डी एक्स, ये a की जगह लिखा है, और इनटू डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। कहां से आया ये? देखिए लेट मी रिमाइंड यू, हमारे पास ये होता है dv बाय dt, मैं dx से मल्टीप्लाई करता हूं, dx से डिवाइड कर देता हूं, और ये जो dx बाय dt है ये वेलोसिटी बन जाता है। तो वेलोसिटी इंटू dv और बाय dx, ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी। तो मेरे पास dw कितना आ गया, m v dv। ये स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क डन जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dw का। अब मान लिया जो आपकी वेलोसिटी है वो शुरू में 0 थी, बॉडी रेस्ट में थी, और बाद में वेलोसिटी v हो गई, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके v तक हो जाएंगी, m v dv इट विल बी m v स्क्वायर बाय 2 0 टू v। तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वो किसके बराबर है, हाफ m v स्क्वायर। यानी कि कोई बॉडी जिसका मास m है अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और इसकी यूनिट भी जूल के बराबर होगी, क्योंकि बेसिकली तो वर्क ही है ना। तो ये
जो आर्टिकल था इस तरह से आप फिनिश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है वो प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन कोई मिस नहीं होगा।